आरटीई, आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार। भाई ये जो टॉपिक है हम इसे कितनी बार पढ़े, कितनी बार समझे, चलो फिर भी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम आ रहा है नजदीक, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें कितने से कितने बच्चों तक को इसमें एडमिशन मिलता है, और अगर बात करें तो प्राथमिक कक्षा इसमें कितनी मानी जाती है, 105 मानी जाती है, फिर 108 मानी जाती है। रेशियो कितना रहता है टीचर का और बच्चों का, अनुपात पूछेंगे, घंटे कितने होते हैं, कितने घंटे पढ़ाना मतलब जरूरी होता है। फिर पूछेंगे इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है केंद्र सरकार का कितना रहता है, और जो खर्चा उठाती है राज्य सरकार कितना उठाती है। बात करें इसमें कि इसमें ये पूछेगा कि विद्यालय जो है बच्चों का घर से कितनी दूर होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आया कब है, लागू कब हुआ है, कौन सी सरकार में आया था, और इसके नियम क्या थे, उसके प्रावधान क्या थे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो क्यों ना इसको एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर कर ले। तो देखो इसके लिए लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो तैयार हो जाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अपने एग्जाम के लिए सीरियस होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे कहते हैं एपी टीचिंग क्लासेस, और मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वेलकम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में एक उम्मीदा चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार, जिसे हम कहते हैं आरटीई, जो आया था कब, 2009 में, और लागू अगर होने की बात करें तो इसको लागू किया गया था कब, 1 अप्रैल 2010 को। तो इसी तरीके के कुछ फैक्ट्स है, कुछ मतलब चुनिंदा सवाल है जो पूछे जाते हैं, तो कवर करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल से समझेंगे। तो चलिए, अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लेना क्या, सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा, आप कंफ्यूज मत होना, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरटीई, राइट टू एजुकेशन। ठीक, इसको लाया कब गया था, तो बात कर लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 संसद में पेश किया गया, यानी कि 2002 में एक संविधान जो संशोधन पेश किया गया था संसद में, वो था 86वां संविधान संशोधन। जिसके तहत क्या किया गया, इसके तहत किया गया कि 2009 में अनिवार्य, अनिवार्य मैंडेटरी है, हम उसको बच्चों को ये नहीं कर सकते कि बच्चे आए एडमिशन के लिए उसको मना कर दिया, नहीं, अनिवार्य है। अनिवार्य साथ ही साथ कैसी, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई को संशोधन सहित पास कर दिया गया। ठीक है, अब अधिनियम पास हो गया 2009 में। तो अधिनियम पास होना उसको लागू होना दोनों में अंतर होते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ पास हुआ है, लेकिन पास से अगर क्वेश्चन आए तो आप बोल दो कि 2009 में पास हुआ है, लेकिन पास से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते लागू से कि इसको लागू कब किया गया। तो लागू अगर बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, जैसे हम मतलब अप्रैल फूल बनाया इस तरीके से मनाते हैं, पूरे उसमें सब मनाते हैं बहुत अच्छे से। तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। ठीक है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसको लागू किया गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया माइंड में। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आए तो आप बिल्कुल सही एकदम करेक्ट कर देंगे। ये बात होगी, अब आगे बढ़ेंगे। चलो, ये तो हमने समझ लिया कि 2009 में ये एक्ट आया और 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया, लेकिन इसमें प्रावधान क्या थे, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो मुख्य प्रावधान पर बात करेंगे। मुख्य प्रावधान क्या थे, तो मुख्य प्रावधान ये थे कि यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, पॉइंट आउट करना क्या है, ये करना है 6 से 14 वर्ष। 6 से बच्चा 14 वर्ष का है, तो जब तक वो 14 वर्ष का होगा उसे जो शिक्षा मिलेगी वो कैसी होगी, निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी। ठीक है, उसे एडमिशन देना ही देना है अगर बच्चा आता है। दूसरी बात कि इस अधिनियम में पहली कक्षा से, कौन सी कक्षा से, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया, यानी कि प्राइमरी यहाँ पर 1 to 5 नहीं माना गया है, 1 to 8 माना गया है, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के दोनों शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिनियम है इसमें जो कक्षा रखी गई है वो पहली से और 8वीं तक रखी गई है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी आप पॉइंट कर लेना, नोट कर लेना, बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें कि यह अधिनियम शिक्षकों के लिए जो पढ़ाने का टाइम होता है ना, मतलब कितने घंटे आपको पढ़ाना है, तो शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह, यहाँ पर सप्ताह है, यहाँ पर ईयर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना है।
ईयर की बात आगे करेंगे, 1 to 5 से 6 to 8 तक के अलग अलग मतलब जो प्रावधान है उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ प्रति सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में आपको 45 घंटे पढ़ाना ही पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, ये मैंडेटरी हो गया। फिर बात करें और क्या प्रावधान इसमें रखा गया, दूसरा प्रावधान ये रखा गया कि जो बच्चों का स्कूल होगा ना वो उनके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। कितने किलोमीटर के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका घर है ना, और आपको अपने छोटे बच्चे को स्कूल में भेजना है, तो ये जो आरटीई है ये कहती है कि तुम्हारे घर से उस बच्चे का स्कूल कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको बहुत सारे स्कूल मतलब बनाने होंगे, ठीक। तो ये बात हो गई, तो ये इसके मुख्य प्रावधान हो गए। और अन्य प्रावधान ये है कि किसी भी बच्चों को कक्षा 8 तक हम फेल नहीं करेंगे। अनिवार्य हो गया, मैंडेटरी हो गया, तो फेल कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनिवार्य हो गया तो सीधी सी बात है, अब 8 तक का ये प्रावधान है तो 8 तक तो बच्चा फेल करना ही नहीं है, उसको पास ही करना है। उसके कितने भी कम मार्क्स है तो उसको पास ही करना, हम भी ऐसे करना पड़ता है, बच्चा कितना भी डल है करना पड़ता है, क्योंकि आरटीई ये बोलता है, ठीक है। आरटीई के तहत चलेंगे तो उसको पास करना ही पड़ेगा। इस अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कितना माना गया, प्रारंभिक शिक्षा का जो अर्थ माना गया वो ये माना गया, यहाँ पर ध्यान देना, ये पूछ रहा है प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कितना माना गया, 1 से 8 माना गया। कितना माना गया, 1 से 8 माना गया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर कितनी मानी गई, 1 से 8 तक की मानी गई। बात करें कि इस अधिनियम के तहत सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े बच्चे होते हैं ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं सामाजिक दृष्टि से, कोई उच्च समाज से आया है, कोई निम्न समाज से आया है, किसी का समाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो पिछड़े समाज एवं गरीबी बच्चों के लिए जो इसमें आरक्षण दिया जाता है, ऐसे बच्चों को कितना प्रतिशत, 25%, 25% जो सीटें है रिजर्व रखी जाती है। कहाँ पर, निजी स्कूलों में। देखो सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा है तो वहां पर तो उसको एडमिशन देना ही देना है, लेकिन प्राइवेट वाले फीस के चक्कर में क्या करते हैं, जो बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो फीस नहीं दे सकते, तो उनको मना कर देते हैं कि आप यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन आरटीई क्या कहता है, अगर आपको अपने स्कूल को चलाना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 100 बच्चे यहाँ एडमिशन में ले रहे हैं तो 75 बच्चे तो अपनी मर्जी से ले लो आप, लेकिन 25 सीट आपको ऐसी रखनी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे के पास में पैसा नहीं है, वो एडमिशन के लिए आ रहा है, तो उसे निःशुल्क आपको जो है एडमिशन देना पड़ेगा। 25 बच्चे आपको ऐसे पढ़ाने पड़ेंगे, 25% का मतलब ये है, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। तो 25% का जो है ये आरक्षण देता है ऐसे बच्चों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। ये बात क्लियर होगी। इस अधिकार अधिनियम के तहत खर्चे का जो वहन है, अब देखो इसके तहत स्कूलों में किताबें भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिए, स्कूल में मतलब बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाना है, तो खर्चा कौन उठाएगा, जब फ्री कर दिया, निःशुल्क कर दिया, तो निःशुल्क कर दिया तो अब सरकार ही तो उठाएगी खर्चा। अब सरकार उठाएगी तो सीधी सी बात है, जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है खर्चा उठाती है, ठीक। तो शिक्षा का भी इसी तरीके से होगा, तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार 65%, ठीक, और राज्य सरकार 35% वहन करेगी, ठीक। क्लियर हो गया। अब बात करें कि वहीं अगर हम थोड़ा सा मतलब इसमें नोट करके चलेंगे कि वहीं अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, इनकी अगर हम बात करें एवं पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो यहीं पर जो 90% खर्च है वो केंद्र सरकार उठाएगी और 10% खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, है ना, क्योंकि उधर के राज्य वैसे कमजोर है, उनके पास में वैसे ही मतलब पैसे की कमी है, तो वो कहाँ से इतना मतलब खर्च वहन कर पाएगी। तो इसलिए वहां ऐसे राज्यों में क्या करती है, सरकार ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर देती है और राज्य को सिर्फ 10% अपना योगदान देना पड़ता है, ठीक। तो ये तो बात होगी। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो उम्मीद करती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब समझेंगे और जो इसमें प्रावधान है, इसमें प्रावधान ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे तो क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपने प्रावधान अच्छे से समझ ले तो सीधी सी बात है, आरटीई को आप बिल्कुल चबा के घोल के पी गए, तो वही ज्यादा जरूरी है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार होगा। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार क्या हमारे होते हैं, देखो मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है। 21A में ये कहा गया है,
ठीक है। तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका होगा? राज्य का होगा। बात राज्य का मतलब यहाँ पर ये वाला राज्य नहीं कि मतलब राजस्थान या फिर हरियाणा, या ऐसे 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 नहीं। राज्य का मतलब राजनीति में केंद्र ही होता है, यानी कि सरकार से होता है, सरकार से, ठीक है। तो मौलिक अधिकार होगा और निःशुल्क शिक्षा जो है सरकार देगी। बात क्लियर हुई। अब बात करें कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद तथा केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, देखो दोबारा से इसको पढ़ेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की तो हमेशा ही मतलब कोशिश रहती है सरकार की। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का मतलब यहाँ पर राज्य सरकार, ठीक है, तो वो राज्य सलाहकार परिषद बनाएगी, ठीक है। मतलब जिसको सलाह दे सके भाई अब क्या नई नीति लाई जा सके, अब क्या नए प्रावधान किए जा सकते हैं, तो वो एक राज्य सलाहकार परिषद बनाएगी। ठीक केंद्र सरकार स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर भी केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी। अब इसमें सदस्य की बात करें तो टोटल कितने होंगे? 15 सदस्य होंगे, ठीक है। अलग अलग की मतलब अलग अलग तरीके से राज्य सरकार परिषद में भी और केंद्र सरकार परिषद में 15 सदस्य होंगे। ठीक, बात क्लियर होगी। 15 इधर 15 उधर। तो ये तो हुई मतलब इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करें कि इस अधिनियम के तहत सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 21 जो मतलब एक तरह का जो धारा है उसमें ये कहा गया है कि जो ये जो एक्ट है, इस अधिनियम के तहत विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति जो मैनेजमेंट देखे कि कहाँ पर पैसे की कितनी जरूरत है, कहाँ पर कितना भेज दिया गया है और कहाँ पर किस चीज को सुधारने की जरूरत है, तो ये जो काम करता है वो करेगी कौन? एसएमसी करेगी। तो ये प्रबंधन समिति होती है, ये मतलब अनिवार्य कर दी गई है इस अधिनियम के तहत, ठीक है। यह अधिनियम अधिकारवादी मानवतावादी सोच पर आधारित है जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये असल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हमने देख लिया है कि एक स्कूल है जहां पर 100 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पर 75 बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास में पैसा है, सब कुछ है, अच्छे समाज से आ रहे हैं, लेकिन 25 बच्चों के लिए ऐसी सीटें रखी गई है निःशुल्क, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, अच्छा समाज नहीं है, फिर भी उनकी पढ़ने का तो मतलब अधिकार है ही ना, उनके पास में मौलिक अधिकार है कि नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि उनको जो अधिकार देकर ना एक मानवता मतलब दिखाई है किसने? सरकार ने। तो मानवतावादी सोच पर ये आधारित है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आरटीई व्यवहारवादी सोच पर आधारित है, मानवतावादी सोच पर आधारित है, संज्ञानवादी सोच पर आधारित है, तो आप आंसर करोगे मानवतावादी सोच पर। मानवतावादी जो उपागम था उसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? अब्राहम मैस्लो थे। तो ये मानवतावादी सोच पर आधारित है, यानी कि मानव का भला किस तरीके से किया जा सकता है, मानव का मतलब यहाँ पर बच्चों का भला। ठीक, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे। अब समझेंगे यहाँ पर जो क्योंकि हमने समझा है कि इसमें 1 से 8 तक का मतलब प्राथमिक स्तर माना गया है ना। तो बात करें कि उसको भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में डिवाइड किया गया है। तो प्राथमिक स्तर माना गया है 1 से 5 तक का, और अगर बात करें उच्च प्राथमिक किसको माना गया है तो 6 से 8 तक का, ठीक है। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर की बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने का एक अध्यापक का जो अनुपात है वो कितना है, तो जब प्राथमिक स्तर से क्वेश्चन आए, आपसे खोलकर ही नहीं पूछा गया कि 1 से 5 तक के बच्चों के लिए या फिर 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, तब आप आंसर सीधे सिर्फ और सिर्फ यहां से दोगे। ये बात मैं पहले ही इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यहां से दोगे। लेकिन अगर खोल दिया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे पढ़ाना है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपात कितना है एक शिक्षक का एक छात्र का, तो तब क्लियर हो जाएगा ना। अगर पूछ लिया जाए कि प्राथमिक स्तर पर कितना अनुपात है तो एकदम क्लियर हो गया। लेकिन अगर खोला नहीं है क्वेश्चन में, पूछ लिया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का अनुपात और शिक्षक का अनुपात कितना होगा, तो तब आंसर सिर्फ आपको यहां से देना है। ये बात आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य के लिए छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना रहेगा? 30:1, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा। 30 बच्चे हैं एक कक्षा में और उस पर कितना एक टीचर रखे जाएंगे, 30 बच्चों को कितने टीचर पढ़ाएंगे? एक टीचर पढ़ाएगा, तो 30:1 हो गया, ठीक है। यदि विद्यालय में 200 से अधिक छात्र हैं तो यह अनुपात 40:1 हो जाएगा, है ना। बात क्लियर हुई ना। तो अगर बच्चे हैं 30
तो कितना हो जाएगा, अगर मतलब जो शिक्षण का जो मतलब शिक्षक का, टीचर का और छात्र का अनुपात है तो वो है 30:1। यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, 30:1 है, यानी 30 बच्चे तो उसको एक टीचर पढ़ाएगा। लेकिन बच्चे हो गए 200, बच्चे हो गए कितने, 200 बच्चे हो गए, तो अब अनुपात कितना हो जाएगा, तो अब अनुपात हो जाएगा 40:1, यानी कि 40 बच्चों पर एक टीचर यहाँ पर अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। अब बात करें कि 60 पर 2 है, ठीक है, 60 पर 2 यानी कि 30 पर 1, तो 60 पर 2 तो हो ही जाएंगे, ठीक है। और 90 पर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 120 पर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। वहीं 150 अगर हो गए तो कितने हो जाएंगे, 5। अगर 150 बच्चे हो गए इस एक स्कूल में तो कितने शिक्षक हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये जो प्रावधान है ये आपको ध्यान देना है, रेशियो भी ध्यान रखना है, अपना रेशियो भी क्लियर करके चलना है। तो 150 प्लस अगर हो जाते हैं तो ये जो 5+1 है, इसका मतलब क्या है कि 5 तो टीचर हो जाएंगे और एक जो है क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो है संख्या बढ़ती चली जाएगी। जो छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण हुआ था, छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण, उसके अनुसार क्या है, जो अध्यापक छात्र अनुपात है प्राथमिक स्तर पर एक अनुपात कितना होना चाहिए, 39 होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को जरूर फेस करेंगे क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप यही देख लीजिए, जब छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है, तो उसमें अगर बात करें तो उसके अनुसार जो छात्र का और स्टूडेंट का और सॉरी मतलब टीचर का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। सर्वेक्षण की हम बात कर रहे हैं, आरटीई की बात नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्वेक्षण की। जो छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण हुआ था तो उसका मानना था कि जो रेशियो होना चाहिए 1:39 होना चाहिए, यानी कि 39 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। तो बात फिर से वही आ जाती है, घूमकर हम आ जाते हैं आरटीई पर। ये इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आए तो आप सिर्फ आंसर इतना याद रखोगे, लेकिन फिर से हम अपने आरटीई पर आते हैं। तो शिक्षण के कार्य दिवस अगर बात करें तो एक साल में कितना पढ़ाना है, 200 दिन पढ़ाना है। कितना पढ़ाना है, शिक्षण दिवस कितना होना चाहिए, 200 दिन होने चाहिए। घंटों की बात करें कि एक साल में कितने घंटे पढ़ाना है, तो 800 घंटे पढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक शिक्षक का कार्य कहाँ पर, 1 से 5 यानी कि प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक के लिए कितना होना चाहिए शिक्षक का कार्य, घंटे 45 घंटे होने चाहिए। कितने, प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में उसको 45 घंटे पढ़ाना है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो ये बात पहले से क्लियर रखना, ठीक है। तो ये पूरा की पूरी सारणी आपको रट लेनी है, चबाकर घोल कर पी जानी है। आई डोंट नो कैसे आप इसको मतलब पढ़ोगे, पक्का याद करोगे। तो ये समझने वाली बात है, वैसे रटने वाली बात नहीं है। अगर क्लियरली समझ में आ गया हो तो रटना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि बच्चे 30 होंगे तो एक टीचर होगा, बच्चे 200 से अधिक होंगे तो 40:1 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे अगर 60 होंगे तो दो टीचर हो जाएंगे, 90 होंगे तो 3 हो जाएंगे, 120 होंगे तो 4 हो जाएंगे, 150 होंगे तो 5 हो जाएंगे, 150 से अधिक होंगे तो 5+1 कर देंगे, यानी कि 5 अध्यापक और 1 प्रधानाचार्य कर देंगे, ठीक है। और यहीं पर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण हुआ था जब, तो इसका अनुपात इतना माना गया था, ठीक है। तो ये तो अलग क्वेश्चन है एक तरह से, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। घंटों की जरूर बात याद रखनी है कि एक साल में 200 दिन पढ़ाना है, घंटे 800 पढ़ाने हैं। और शिक्षक की बात करें तो एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है, तो 45 घंटे पढ़ाना है प्रति सप्ताह, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो 1 से 5 तक का हमने समझा। अब समझ लेते हैं उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो क्वेश्चन आते हैं। तो उच्च प्राथमिक किसे माना गया, 6 से 8 तक के लिए उच्च प्राथमिक माना गया। उच्च प्राथमिक का जो रेशियो होगा वहां पर कितना था, वहां पर देखो 30:1 था ना, तो यहाँ पर रेशियो बढ़ जाएगा, यहाँ पर 35:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35:1 हो जाएगा। एक बात हुई। दूसरी बात, मतलब 35 बच्चों पर एक टीचर, एक शिक्षक हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर 70 बच्चों पर कितने हो जाएंगे, 2 टीचर हो जाएंगे। 100 बच्चों पर कितने हो जाएंगे, 3 टीचर हो जाएंगे। तो ये रेशियो आपको ध्यान रखना है, ये आपको मतलब थोड़ा सा समझ लेना है, माइंड में फिट कर लेना है, एक बार लिख कर देख लेना है, तो तभी आपको मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। 35 पर 1, 70 पर 2, 100 पर 3, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत क्लियर है, सिंपल। अब बात करें कि 100 से अधिक छात्रों की संख्या होने पर 40 छात्रों पर एक शिक्षक होगा तथा एक प्रधानाध्यापक होगा।
ठीक है, बात हो रही है उच्च प्राथमिक की। तो उच्च प्राथमिक के बच्चे थोड़े से मतलब मैच्योर तो हो जाते हैं, तो उन पर 200 पर नहीं, 200 पर नहीं, 100 पर ही हमें जो है कितने मतलब क्या रखने पड़ेंगे, 40:1 करना पड़ेगा, यानी कि 40 बच्चों पर एक टीचर रखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रधानाध्यापक यानी कि एक प्रिंसिपल वहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसकी, उच्च प्राथमिक की। ठीक, तो बात करें किसकी, 6 से 8 तक के लिए न्यूनतम जो 3 शिक्षक जरूरी लगाना है, और यह शिक्षक होंगे कौन से। अच्छा देखो, कई बार होता क्या है कि मतलब जैसे एलटी वाले होते हैं, टीजीटी वाले होते हैं, तो उनको जो है उच्च प्राथमिक वालों में लगा देते हैं। सैलरी मतलब उनकी सेम रहेगी, उनका पे ग्रेड सेम रहेगा, लेकिन क्या है कि उनको छोटे स्तर के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा सामान्य तौर पर बहुत कम देखा जाता है। लेकिन अगर पढ़ाना भी पड़े तो कौन से विषय पढ़ाने पड़ेंगे, तो वो सिर्फ 3 विषय पढ़ाने पड़ेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षक, यानी कि वो या तो लैंग्वेज का टीचर को लगा सकते हैं हम वहां पर, या फिर गणित विज्ञान का शिक्षक, या फिर सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। कहने का मतलब ये है कि पोस्टिंग तो ही एलटी पर या फिर टीजीटी पर, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसको मतलब 9th to 10th ना पढ़वाकर 6 to 8 पढ़वाया जा रहा है ना। तो 6 to 8 पढ़वाया जा रहा है, तो वहां पर उसका एक तरह से वो लेवल डाउन कर दिया कि लेकिन सैलरी वही सेम बनेगी। लेकिन उनको अगर ऐसा किया भी जाता है तो 3 सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। वो कौन से, भाषा शिक्षक यानी किसी भी लैंग्वेज का टीचर वो हो सकता है, और गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। बाकी टीचरों के साथ में ऐसा केस नहीं है। ठीक है, तो बात करें शिक्षण कार्य दिवस, जो हम उच्च प्राथमिक पढ़ रहे हैं 6 to 8 तक के लिए, जो शिक्षण कार्य दिवस 220 दिन हो जाएगा, वहां पर कितना था, 200 था। ठीक है, शिक्षण के कार्य घंटे कितने हो जाएंगे, 1000, वहां पर कितना था, 800, यानी कि 200 और इसमें बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और एक शिक्षक का जो कार्य है मतलब प्रति सप्ताह उसको कितने घंटे पढ़ाना है, 48 घंटे, वहां पर कितना था, 45। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर तो इतने घंटे इतने दिवस पढ़ाना है, 200 दिन पढ़ाना है, 800 घंटे पढ़ाना है, और 45 घंटे टीचर को पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन पढ़ाना है, 1000 घंटे पढ़ाना है, और 48 घंटे प्रति माह पढ़ाना है एक टीचर को। तो ये बात हुई, ये डिफरेंस हमने क्लियर किया, बहुत अच्छे से समझा, अंतर भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार कंबाइन क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दोगे किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। कई बार मतलब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ये आप ध्यान रखना। पूछ लिया क्वेश्चन की 1 to 5 यानी प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए एक टीचर को कितने प्रति सप्ताह घंटे पढ़ाना पड़ेगा, तो पता चला वहां पर 45 है ही नहीं, वहां पर तो 48 है, तो आपको 48 ही टिक करना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना कि सामने वाला क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट कर रहा है। तो पहले से आप हर तरीके से तैयार होकर चलो। ठीक, तो ये बात क्लियर होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, ये तो देखो बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टॉपिक भले ही लेंदी होता है, लेकिन अगर जानकारी आपको एक टॉपिक में ज्यादा मिल रही है तो देखो माइंड पर लोड आता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स फील करो और फिर से मतलब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखो अभी शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों को निम्न कर्तव्य दिए गए हैं। अब देखो हमने प्रावधान तो देख ली है, लेकिन ड्यूटी नहीं देखी है। ड्यूटी भी तो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर बन गए, आपको यही नहीं पता कि आपकी ड्यूटी क्या है, आरटीई क्या कहता है। तो आरटीई ये कहता है कि अगर आप एक टीचर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियमित रूप से आप स्कूल आएंगे और बच्चों को उन्नति के लिए मार्गदर्शन करेंगे और पाठ्यक्रम को संचालित करेंगे और समय से पूरा करेंगे। आप माता पिता एवं लोगों से संवाद करेंगे। आप भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में जरूर भाग लेंगे, जैसे राष्ट्रगान जब 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इस तरीके से। ठीक है, कोई भी मतलब प्रोग्राम हो रहा है तो जरूर उसमें भाग लेंगे। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षाएं भी आप लेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी पोस्टिंग किसी सब्जेक्ट के लिए हुई है बस आपको ही पढ़ाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा टीचर नहीं आया है, आपको उसका पीरियड लेना पड़े तो क्या नहीं लोगे, लोगे बिल्कुल, है ना, लेना पड़ेगा। क्यों, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा आरटी ही बोलता है। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक ही टीचर से 5-5 टीचरों के काम करवा देते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। 8-8 घंटे पढ़वा देते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनके हाथ में पावर है। किसने दी है, आरटीई ने दी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। इस अधिनियम में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों के भी कर्तव्य दिए गए हैं कि वह बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाए तथा उनकी उन्नति में सहयोग करे। तो ये हुई किसकी ड्यूटी, टीचर की ड्यूटी। क्लियर हो गई। अब देखो इसमें कुछ धारा दी गई है,
जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो क्लियर हो गई तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। तो समझो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का महत्वपूर्ण उद्देश्य निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शामिल किया गया, है ना, ये आप भी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो जिसमें 25% आरक्षण दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सामाजिक स्त्रीकरण को कम करना। ये सीधे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसे बच्चों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अगर उनको शिक्षा 25% का आरक्षण दिया गया है तो उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य यह था कि सामाजिक स्त्रीकरण को कम करना था। जो मतलब डिफरेंस होता है ना समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, कि यहाँ पर सिर्फ उच्च लेवल के, उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं, निम्न लेवल के नहीं पढ़ सकते, निम्न समाज के नहीं पढ़ सकते, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको कम करना, है ना, ये उसके पीछे उद्देश्य था। तथा अमीरी एवं गरीबी के बीच की दूरी को कम करना। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। तो धारा जरूर पढ़ लेते हैं, धारा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, धारा 12 में क्या कहा गया, इसमें 25% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर, निजी स्कूलों में। डायरेक्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। धारा 21 में क्या कहा गया, इसमें विद्यालय प्रबंधन एसएमसी का गठन किया गया। धारा 24 इंपॉर्टेंट है भाई, शिक्षकों के कर्तव्य किसमें दिए गए, धारा 24 में। किसमें, धारा 24 में। 25 में क्या कहा गया कि छात्र शिक्षण का अनुपात शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह शिक्षण अवधि तथा कुल कार्य दिवसों की चर्चा है। वो हमने पढ़ा ना कि प्राथमिक स्तर पर 45 घंटे और उच्च प्राथमिक पर 48 घंटे, तो वो जो चर्चा है किसमें, धारा 25 में है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक दंड देना मना है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि आजकल मना कर दिया गया, बच्चों को मार ही नहीं पाते, क्योंकि आरटीए कहता है कि भैया हमने एक धारा यानी एक्ट लगा दिया है आपके ऊपर, अगर आप बच्चों को मारेंगे तो बच्चों का जो मौलिक अधिकार है ना वो उसे लेकर कोर्ट में चले जाएंगे और ये कहेंगे हमारे टीचर जो है पढ़ाई करते हैं, वो मतलब पिटाई करते हैं हमारी, और उसके तहत हमें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि धारा 17 यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिबंधित है बच्चों को दंडित करना, उनको दंड देना शारीरिक एवं मानसिक रूप से। धारा 28 क्या कहती है कि शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन देना मना है। बहुत से टीचर ऐसे करते हैं, क्लास में नहीं पढ़ाएंगे लेकिन जो है हमको बोल देंगे बच्चों को तुम जो है 3 से 4 हमारे पास आया करो पढ़ने के लिए, हम तुम्हें ट्यूशन देंगे। तो ये मना है, साफ तौर पर मना है, इलीगल है, गैर कानूनी है, तो ये इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 28 ये कहते हैं कि आप इसके लिए प्रतिबंधित हो, है ना। धारा 22 क्या कहते हैं कि इसके अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी द्वारा स्कूल विकास योजना एसडीपी के निर्माण की चर्चा है। एसएमसी में जो प्रबंधन समिति की हमने चर्चा की थी ना, जो मतलब पूरा मैनेजमेंट देखती है, तो उसका जो प्रावधान है किसमें है, धारा 22 में है। तो इतनी इसमें धारा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। आरटीई हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस किया, तो एक तरह से हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास उम्दा रही होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी लोगों को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, इंजॉय के साथ में पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर एक डाउट क्लियर हुआ होगा उम्मीद करती हूँ, नहीं हुआ तो क्वेश्चन के साथ में निश्चित तौर पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जरूर वॉच करना। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।